नमस्कार, आप देख रहे हैं बात इंडिया की और आज होगी बात महंगाई की। ये महंगाई हमारे देश के लिए नहीं, दुनिया के कई देशों के लिए चुनौती बनी हुई है, लेकिन अंततः आम आदमी पिसता है, आम आदमी की कराह निकलती है, झेलना हमें पड़ता है। तो निश्चित तौर पर सवाल भी हमारी तरफ से निकल कर आएगा, जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन मई महीने में पेट्रोल डीजल से लेकर सीएनजी तक और दूध तक के दामों में लगातार इजाफा हुआ है। मंगलवार को एक बार फिर सीएनजी के दामों में इजाफा हो गया। महज 12 दिनों में सीएनजी के दामों में 6 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। तो 11 दिन में पेट्रोल में 7 रुपये 40 पैसे की बढ़ोतरी है, जबकि डीजल 7 रुपये 52 पैसे तक महंगा हुआ है। सीएनजी, पेट्रोल, डीजल के बढ़ते दामों का मतलब हर चीज़ का महंगा होना, ट्रांसपोर्टेशन महंगा, रोजमर्रा की जरूरतों पर बढ़ता खर्च अब आम आदमी की जेब पर सीधा असर डाल रहा है। सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में महंगाई से और बड़ा झटका लग सकता है? क्या आम लोगों का घरेलू बजट और बिगड़ने वाला है? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। ₹2 की बढ़ोतरी सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन जब हर दिन सफर करना हो, घर चलाना हो, बच्चों की फीस भरनी हो, तब यही ₹2 जेब पर हथौड़ा बनकर गिरते हैं। महंगाई अब सिर्फ खबर नहीं रही, बल्कि हर घर की परेशानी बन चुकी है। पहले पेट्रोल महंगा हुआ, फिर डीजल ने जेब ढीली की और अब सीएनजी की कीमतों में भी आग लग गई। सीएनजी की कीमतों में ₹2 की बढ़ोतरी ने फिर से आम जनता की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। आइए अब आपको बताते हैं दिल्ली में सीएनजी कितनी महंगी हुई है। पहले सीएनजी की कीमत थी 81 रुपये 9 पैसे प्रति किलो और अब ये जा पहुंची है 83 रुपये 9 पैसा प्रति किलो, यानी कि ₹2 का इजाफा हुआ। महंगाई किश्तों वाली, यानी कि कब कितनी सीएनजी की प्राइस में इजाफा हुआ है, अब वो आपको बताते हैं। 15 मई को सीएनजी ₹2 महंगी हुई, 17 मई को ₹1 महंगी हुई, 23 मई को सीएनजी के दाम में ₹1 का इजाफा हुआ और 26 मई को भी सीएनजी ₹2 महंगी कर दी गई। किराया बढ़ाएंगे क्या आप लोग? अरे हम लोग किराया कहाँ कोई बढ़ा रहा हम लोग को, कहाँ किराया बढ़ा रहा हम लोग का? उतना ही है। अरे उतना ही, यहाँ का हाल वही है, बहुत बुरा हाल है। गरीबी के ऊपर गरीबी आती जा रही है। जी मैडम, अच्छा, तो इसका असर हो रहा है आप लोगों की जेबों पे? बहुत ज़्यादा असर हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो रेट बढ़ाना जरूरी है ना, सीएनजी के रेट बढ़ गया तो हम लोग का भी रेट बढ़ाना जरूरी है। कितना असर होगा आप लोगों की जेब पे? बहुत अवसर पड़ रहा है, सब कुछ के लिए बहुत अवसर पड़ रहा है। सारे चीज़ महंगा, हम लोग खाने पीने के भी सामान महंगा खा रहे हैं। जो लोग पेट्रोल डीजल की महंगाई से बचने के लिए सीएनजी की तरफ गए थे, अब उन्हें भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही। दिल्ली से लेकर कई शहरों तक सीएनजी के दाम बढ़ने के बाद अब रोजाना सफर करना भी महंगा पड़ने लगा। सीएनजी महंगी होने का असर सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं रहेगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो सामान ढोने की लागत भी बढ़ेगी। लागत बढ़ेगी तो इसका सीधा असर आम जनता की रसोई तक पहुंचेगा। हर सुबह बढ़ती कीमतें जनता की चिंता को और बढ़ाती हुई। ऑफिस जाना महंगा हो गया, सामान ढोना महंगा हो गया और अब तो रोजमर्रा की जिंदगी चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। आइए बात करते हैं सीएनजी के बाद पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों की। चौथी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। 15 मई को पेट्रोल ₹3 महंगा और डीजल भी ₹3 महंगा किया गया। 19 मई को पेट्रोल के दाम में 90 पैसे और डीजल के दाम में भी 90 पैसे का इजाफा किया गया। 23 मई को पेट्रोल के दाम में 87 पैसे की बढ़ोतरी और डीजल की कीमत में 91 पैसे की बढ़ोतरी हुई। 25 मई को पेट्रोल के दाम ₹2.61 महंगा तो डीजल के दाम में भी ₹2.71 की बढ़ोतरी हुई है। महंगाई तो चली रही है, अब क्या कर सकते हैं इसमें, हमारा हाथ में भी कुछ नहीं है। ये चीज़ तो सरकार को देखनी चाहिए। क्या लगता है आप लोगों को भी किराया बढ़ाने की अब जरूरत पड़ गई है? अब देखो, अगर ज़्यादा जाएगी तो बढ़ाना तो पड़ेगा ही किराया पे जी। इतने में तो हमारा भी गुजारा नहीं चलेगा। अभी बढ़ना चाहिए, किराया बढ़ना चाहिए। पहले आप 500 भी नहीं बच पा रहा, पहले हम 1000 तक पहुंचा लेते थे जी, अब नहीं बच पाएगा 500 भी। तो अगर देखा जाए तो बड़े बड़े काफिले निकलते हैं विधायकों के, एमपीज के, वो तो बंद नहीं हुए। सरकार भले ही वैश्विक कारणों का टैक्स स्ट्रक्चर का हवाला दे, लेकिन आम आदमी के लिए वजह नहीं बल्कि खर्च मायने रखता है, क्योंकि हर दिन की बढ़ती कीमत सीधे उसकी जेब से पैसा निकाल रही है। किश्त किश्त में बढ़ती ये महंगाई और आम जनता इस आर्थिक चक्रव्यूह में फंसती नजर आ रही है। अब तक क्या क्या महंगा हुआ वो भी देखिए। पेट्रोल डीजल 4 बार ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ। पेट्रोल अब तक कुल मिलाकर ₹7.35 और डीजल भी ₹7.53 प्रति लीटर महंगा हो चुका है।
सीएनजी के दाम में 2 रुपए का इजाफा। कुल मिलाकर 12 दिनों में 6 रुपए प्रति किलो सीएनजी की कीमत बढ़ गई है। दिल्ली में अब सीएनजी की नई कीमत है 83 रुपए 9 पैसे। कमर्शियल गैस सिलेंडर दाम में 218 रुपए तक का भारी उछाल। दूध की कीमतों में 3% तक की बढ़ोतरी। कई इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल फोन और लैपटॉप जैसे गैजेट्स 8% तक महंगे। टोल टैक्स, नेशनल हाईवे पर सफर करना भी 5 से 10% महंगा हो गया। महंगाई तो चल ही रही है, अब क्या कर सकते हैं इसमें। हमारा हाथ में भी कुछ नहीं है जी। ये चीज़ तो सरकार को देखनी चाहिए। क्या लगता है आप लोगों को भी किराया बढ़ाने की अब जरूरत पड़ गई है? अब देखो, अगर ज़्यादा जाएगी तो बढ़ाना तो पड़ेगा ही किराया पे जी। इतने में तो हमारा भी गुजारा नहीं चलेगा। अभी बढ़ना चाहिए, किराया बढ़ना चाहिए। पहले आप 500 भी नहीं बच पा रहा, पहले हम 1800 1000 तक पहुंचा लेते थे जी। अब नहीं बच पाएगा 500 भी। तो अगर देखा जाए तो बड़े बड़े काफिले निकलते हैं विधायकों के, एमपीज के, वो तो बंद नहीं हुए हैं। तो कुल मिलाकर पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, गैस सिलेंडर, दूध, टोल टैक्स सब कुछ महंगा। महंगाई की मार अब जिंदगी के हर हिस्से तक पहुंच चुकी है। हर बार बढ़ती कीमत आम आदमी के बजट को तोड़ के रख देती है। कमाई तो सीमित है, लेकिन खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि सिर्फ 2 रुपए सीएनजी बढ़ने का मामला नहीं है। सवाल एक्चुअल में उस डर का है जहां हर नई सुबह महंगाई का नया झटका लेकर आती है और लोग डरे सहमे रात को सोते हैं, न जाने सुबह उठकर अब कौन सा झटका लगने वाला है। अब देखना ये होगा कि सरकार जनता को राहत देने के लिए क्या कदम उठाती है, या फिर आम आदमी इसी तरह से महंगाई के चक्रव्यूह में फंसता चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। देखिए भाई, एक सीधी सीधी बात तो ये है कि ये रिपोर्ट आपने देख ली, आप लोगों से बात कर लीजिए। सब लोगों की अपनी अपनी चिंताएं होती हैं, वो सारी चिंताएं बरकरार रहेंगी। मूल मुद्दे का सवाल ये है कि अभी इसके कारण भी आ जाएंगे सामने कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है, वैश्विक संकट है। बड़ा सवाल यही है, हम क्या करें, क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थितियों में, कैसे अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित रखें, संभावनाशील रखें, आने वाले समय में अगर और कष्ट आए तो तैयारी कैसे होनी चाहिए, ये ज़्यादा समझने जैसी बात है। जो मेरे साथ अभी जो शुरुआती 2 मेहमान हैं, बड़े ही शानदार मेहमान हैं इसी विषय को समझाने के लिए। एक तो डॉक्टर शरद कोहली हैं, देश के जाने माने अर्थशास्त्री, आप खूब सुनते हैं उनको। विनोद रावल जी हैं, CA एंड मार्केट एक्सपर्ट हैं, वो भी आपको ये चीज़ समझाएंगे। उनसे पहले भी इस विषय पर बात होती रही है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका, और रावल साहब आपका भी एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आइए बातचीत करते हैं। पहले तो डॉक्टर शरद कोहली, आप तो घूम रहे हैं, गाड़ी से घूम रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को अभी गाड़ी से घूमने में दिक्कत हो रही है, समझ लीजिए आप, लेकिन आपका काम है, आपको जाना पड़ेगा और आपने वो अफोर्डेबिलिटी बनाई है। सबके लिए क्या सलाह है? अभी ये रिपोर्ट आपने सुन ली, मेरी बात सुन ली, पहला सजेशन आप क्या देंगे? शुरुआत आपसे। नमस्कार डॉक्टर प्रवीण, आपको, विनोद जी को और न्यूज़ इंडिया 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा पेट्रोल डीजल भरा अभिवादन, क्योंकि इस समय बहुत जरूरत है। देखिए, दोनों तरफ से सलाह दूंगा मैं, आपकी इजाजत से लोगों को भी सलाह दूंगा, और मैं आज आपके कार्यक्रम, क्योंकि इंडिया की बात इंडिया की है ये, तो इसलिए मैं सरकार को भी 2-3 सुझाव देना चाहता हूँ। मुझे लगता है जब आप एक्सपर्ट को बुलाते हैं तो वो सुझाव दें, क्योंकि बाकी तू मैं तो राजनीतिक दल आपस में करते रहते हैं, एक दूसरे का सिर फोड़वल जिसको कहते हैं, वो करते रहे, वो उनका काम है। सबसे पहले मैं सलाह दूंगा कि इस समय 21-22 राज्यों में NDA शासित सरकार है। डॉक्टर प्रवीण, आपको तो, आप सीजन जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है इस बात का। और GST काउंसिल की मीटिंग बुलाई जानी चाहिए तुरंत, और GST काउंसिल की मीटिंग में एक सहमति बननी चाहिए कि इसको तुरंत GST में लाया जाए। अगर आप 28% पे भी रख देते सबसे ऊंचे वाले स्लैब पे, तब भी एक कीमत में राहत मिल सकती है, पहली सलाह। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर 21-22 राज्यों में भाजपा सरकार है या NDA की सरकार है, तो वहां पर आप VAT, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में ये 35-40% तक लग रहा है, उनको अपने राज्यों में घटा लेना चाहिए। इससे जो कांग्रेस शासित राज्य है, केरला है, हिमाचल है, और भी जो राज्य है, तेलंगाना है, वहां पर भी ये घटाया जाएगा, तो वैट घटा दे। अगर ये दोनों काम नहीं हो सकते, डॉक्टर प्रवीण, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी, बिल्कुल साफ आ रही है, बोले, सुन रहे हैं हम ध्यान से आपको। अगर ये दोनों काम नहीं हो सकते हैं, तो तीसरा काम, 1 फरवरी को जब बजट आता है, तो जो लोग बजट को ध्यान से सुनते हैं, आप जो घोषणाएं की जाती हैं, इस योजना के लिए इतने 100 करोड़, इस योजना के लिए इतने 1000 करोड़,
इस योजना के लिए इतने 1000 करोड़। 2 प्रकार की घोषणाएं होती हैं डॉक्टर प्रवीण। पहली घोषणा होती है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट एलोकेशन होती है से संबंधित। ये 2 किस्म की एलोकेशंस होती है, या वेलफेयर की होती है या डेवलपमेंट की होती है, यानी कि केपेक्स जिसको हम बोलते हैं वो डेवलपमेंट में आता है। मुझे लगता है इस समय सरकार को बैठना चाहिए, लिस्ट बनानी चाहिए जितनी भी घोषणाएं हुई हैं, जो लो प्रायोरिटी वाली यानी कि कम प्राथमिकता वाली जो घोषणाएं हैं और उनके लिए जो आवंटन किया गया है उसको 2-3 महीने के लिए रोक देना चाहिए। हमने कैलकुलेशन की है, मैंने, मेरी टीम ने, करीब 75,000 करोड़ रुपए अगर निकाल के एक तरफ इस काम के लिए रख दी जाए। ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो कि कह रही है कि हमारा घाटा हो रहा है, हालांकि मेरे पास ऑयल मार्केटिंग कंपनी के पिछले साल के प्रॉफिट है, 96,000 करोड़ का उनको मुनाफा हुआ है। जनवरी से मार्च केवल इस क्वार्टर में 19,500 करोड़ का उनको मुनाफा हुआ है। आज उनको 600 करोड़ रुपए प्रतिदिन का अगर नुकसान हो रहा है, अब ये 600 करोड़ आ चुका है क्योंकि 7.5 रुपए लोगों के लिए बढ़ चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो झेल पाएंगे। 18,000 करोड़ रुपए साल के अगर सरकार इसमें कर दे तो 4-5 कम से कम 4-4.5 महीने तक ये गुजारा चल सकता है, अगर सरकार अपना फिस्कल डेफिसिट नहीं बिगाड़ना चाहती। फिस्कल डेफिसिट में न्यूज इंडिया के सभी दर्शकों के लिए आसान करके बता दूं, राजकोषीय घाटा होता है, यानी सरकार की कमाई और सरकार का खर्च दोनों के बीच में जो गैप होता है। तो अगर 4.5% का जो सरकार ने टारगेट तय किया है फिस्कल डेफिसिट का, उसको मेंटेन रखना चाहते हैं, तो आप जो आवंटन किया गया है अलग अलग योजनाओं में, उस आवंटन में से 75,000 करोड़ आप 2-3 महीने के लिए रोक दीजिए, क्योंकि अंग्रेजी में कहावत होती है, एक्स्ट्रॉर्डनरी टाइम्स डिमांड एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्शन। असाधारण परिस्थितियों में असाधारण निर्णय लेने पड़ते हैं। इस समय ये नीड ऑफ द आवर है। तो मुझे लगता है अगर सरकार चाहती है, और दूसरी एक विडंबना ये है डॉक्टर प्रवीण, जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, कि ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है जिनके पास 90% शेयर है डिस्ट्रीब्यूशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, ऑयल, क्योंकि महंगाई इस समय 2 तरीके से मार कर रही है। एक तो आप सीधा जब पेट्रोल डीजल भरवाने जाते हैं, आपके पास अगर बाइक है, कार है, स्कूटर, जो भी आपके पास है, उसमें आप पेट्रोल डीजल भरवाते हैं, आपका महीने का बिल बढ़ रहा है। दूसरा, उससे भी घातक ये होता है, क्योंकि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर लेंगे। चलिए, हमने प्रधानमंत्री जी की बात भी सुनी और हमने वर्चुअल मीटिंग करी, वर्क फ्रॉम होम किया। उससे भी खतरनाक बात ये होती है कि इसका डीजल का कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब ये ढुलाई में इस्तेमाल होता है, खाने पीने का सामान, व्हाइट गुड, ग्रोसरीज, ये छोड़िए, फ्रिज, टीवी, कुछ भी आप खरीद रहे हैं वो सब महंगा होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टर इसको लोगों के ऊपर देते हैं। जब डीजल की कीमत बढ़ती है तो ओवरऑल सीपीआई, जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, वो यहां से ऊपर जाती है। तो ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ये डॉक्टर प्रवीण, आप तो बहुत ही सीजन जर्नलिस्ट है और आप इकोनॉमी को मुझे पता है बखूबी समझते हैं। मैं जो बात कहने जा रहा हूं, मैं चाहूंगा कि इस पे विनोद जी भी और आप भी टिप्पणी करें कि आप सहमत हैं कि नहीं है। ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है। इनका करीब 50-55% शेयर सरकार के पास है, बाकी का इसका शेयर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास, एफआईआईज के पास, रिटेल निवेशकों के पास है। मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, क्या शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी मुनाफे के लिए काम करती है? इसका जवाब है हाँ। क्या वो निवेशकों का पैसा ग्रोथ करने के लिए करती है? का जवाब है हाँ। क्या वो ऐसे समय में जब इलेक्शन होते हैं, क्या वो सरकार की बात मान के अपने मुनाफे पर रोक लगा देती है? इसका जवाब है हाँ। तो एक धर्म संकट इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के सामने खड़ा है कि ये मुनाफे के लिए है या ये जन सेवा के लिए है। आप अगर मेरी बात समझ रहे हैं, मैं आपकी बात बखूबी समझ रहा हूँ, बस जिनको समझना है उनको समझने की जरूरत है, जो समझ जाए। डॉक्टर प्रवीण, इसी में मैं आखिरी बात बोल रहा हूँ, एक सलाह देना चाहूंगा सरकार को। इन्वेस्टमेंट हुई है, विनिवेश जिसको कहते हैं, उसको वापस ले लेना चाहिए, इन शेयर्स को बायबैक कर लेना चाहिए, जिससे कि ये ब्रेक इवन पे काम कर। कल को अंतरराष्ट्रीय मार्केट में घटते हैं तो घटा, बढ़ते हैं तो बढ़ा दे, ब्रेक इवन पे सरकार चलाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आज से 2-3 साल सर, आपने दो स्तर पर सलाह दी कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। ये कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होता है। डॉक्टर साहब, आपने 2 तरीके से समझा दिया। एक तो पहले बता दिया हालात क्या है, दूसरा आपने सलाह भी दे दी। अब ये सलाह जिनके लिए है उन तक पहुंच भी जाए, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। लेकिन मेरे साथ पवन कुमार जी भी जुड़ गए हैं, बड़ा जाना पहचाना चेहरा है, खूब पसंद करते हैं लोग उनको बिजनेस पत्रकार के तौर पर भी, वो भी अपनी राय रखेंगे। लेकिन रावल सर, आपने शुरुआत से सुना अभी शरद जी को, और आपसे मुझे याद है अभी पिछली बार हम बात कर रहे थे तो हमने यही कहा था कि बाकी सब छोड़िए, आप तो हमारी बताइए कैसे हम लोगों को चलना है, या आपको जो सुन रहे हैं अभी उन लोगों को चलना है।
शरद जी ने पूरे मार्केट को, पूरी स्थिति को बड़े सरलीकृत तरीके से हमारे सामने रखा है। अब आप बताइए हम क्या करें, आम आदमी क्या करे, जिसके हाथ में अभी ना तो ये डिसीजन लेना है, उसे तो अपना घर चलाना है, और या फिर जो चुपचाप चल रहा है टेलीविज़न के माध्यम से सुन ले या फिर भाषण के माध्यम से सुन ले और उसके उन निर्देशों का पालन करे, और जब माइक आ जाए तो अपनी भड़ास निकाल दे, जैसे अभी निकाली रिपोर्ट पे। नमस्कार प्रवीण जी, पहले तो धन्यवाद, आपने डिबेट में लिया और मेरे गुरु शरद कोहली जी भी यहाँ पे हैं। तो बेसिकली उन्होंने वैसे तो पूरी पिक्चर खोल के रख दी आपके सामने, उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है बाकी मेरे लिए। पर अगर हम फिर भी बात करें कि आप क्या करें, तो आप यही कर सकते हैं कि जो सरकार ने नहीं किया वो आप करें, कि एक इमरजेंसी फंड आप अपना जरूर बना लीजिए, कम से कम उसको एक ऐसा रखिए। आगे के लिए एक नसीहत है कि अपने लिए कुछ पैसा हर एक व्यक्ति के लिए रिक्वायर्ड ये है कि कुछ ऐसा पैसा वो साइड पर रखे जो ऐसे समय के लिए काम आ जाए। हालांकि ये काम सरकार को भी करना चाहिए। सरकार ने कितना किया नहीं किया, पहली बात तो ट्रांसपेरेंटली हमें किसी को मालूम ही नहीं। सरकार कहती है कि हमने किया, हमारे पास 60 दिन का रिजर्व है, हमारे पास ये सब कुछ है। पर हैरानी की बात यह है कि शरद जी ने जैसा कहा कि यही ऑयल कंपनीज फरवरी 2026 में डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं, इंटरिम दिसंबर में डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं, प्रॉफिट को बांटती हैं अपने इन्वेस्टर्स के साथ, अपने शेयर होल्डर्स के साथ। हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है तो बांटेंगी, वो तो पैसा इसीलिए लगाया उन्होंने प्रॉफिट लेने के लिए। बट अगर मैं आपको ये सच बताऊं कि ऑयल कंपनीज सबसे ज्यादा डिविडेंड पेइंग कंपनीज है हमारे देश की। अगर किसी को डिविडेंड पर काम करना हो तो सिर्फ इन्हीं कंपनी के शेयर्स खरीद के रख ले, अच्छा डिविडेंड आता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं आज बात करता हूं कि आज अगर प्राइस बढ़ा है, किसी वजह से अगर प्राइस हाइक हुआ क्रूड ऑयल का, तो क्यों ये अब्जॉर्बेंट नहीं लगाए जाते समय पर कि ये कुछ समय के लिए तो इस्तेमाल हो। या समझिए, फिर मैं वापस आपकी बात पे आऊंगा प्रवीण जी, कि क्या वो अब्जॉर्बेंट चुनाव तक ही काम कर रहे थे? जैसे चुनाव खत्म हुआ आपका वो क्वेश्चन हट गया, उसके बाद तो जैसे चुनाव हटा तो आपने उसके बाद प्राइसेस को बढ़ाया। तो इतने बेतहाशा तरीके से प्राइस को बढ़ा रहे हैं आप कि किसी को समझने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। सुबह आंख खुलती है तो ये पूछना पड़ता है कि ये जो हाइक टीवी पर आ रही है ये परसों वाली है क्या? वो कहता नहीं साहब, ये दोबारा हो गई है, ये तो आज फिर से बढ़ गया है। और दूसरी बात, डीजल पर प्राइस हाइक का मतलब आप समझिए प्रवीण जी कि सारा लॉजिस्टिक, पूरी जो महंगाई है वो उसका पहिया आप उसी तेजी से घुमा रहे हैं। कहने का मतलब एक पहिया घूम रहा है, और अगर आप 2 रुपए लीटर डीजल महंगा करते हैं तो आप समझिए जैसे वो पुराने बचपन में हम साइकिल का पहिया चलाते थे ना, तो उसको हाथ से धक्का मार देते थे और तेज चलाने के लिए, तो वैसा ही है। तो आपने 2 रुपए और लगाए तो पहिया और तेजी से घूमेगा, और उसका नतीजा ये होगा कि हर वो चीज, आपकी जितनी भी ग्रॉसरी है, जितना भी खाने पीने का सामान है, लग्जरी तो छोड़ ही दीजिए, सोने की तो बात ही मत करिए, उसको तो क्या आप डीजल से क्या कंट्रोल होगा और वो नहीं होगा। आपका खाना पीना जो नॉन डिस्क्रिशनरी जिसको हम कहते हैं, जिसमें आपका गुजारा नहीं है, जिसको आप रोटी कपड़ा और मकान कहते हैं, वो तीनों इतने महंगे होते चले जा रहे हैं कि एक आम आदमी की पहुंच से दूर निकल रहे हैं। लेकिन सरकार अपनी पीठ इस बात पर थपथपा रही है कि देखिए हम आपको सप्लाई भी तो दे रहे हैं, अगर हम यही बंद कर दें तो आपके लिए क्या होगा। तो वो कहते हैं ना कि किसी को ये कहा जाए कि भैया देखो 2 थप्पड़ खाना पसंद करोगे या प्यार से आपको ये थोड़े से दे जाओ पैसे, तो ये पुलिया वाला सीन है। क्या आप जी रावल सर इसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ मेरे मन में बहुत सारे सवाल जो हैं जब आप लोग बोलते हैं तो आने लगते हैं बीच में, पर मैं चाहता था कि एक एक ओपनिंग स्टेटमेंट थोड़ा डिटेल में आ जाए। और पवन जी भी हमारे साथ क्योंकि जुड़ गए हैं, अभी बातचीत को सुन लिया। पवन जी, मेरा सवाल तो बरकरार है, मेरे पास ज़्यादा सवाल नहीं है। शरद जी ने जैसा कहा वो बहुत स्नेह करते हैं इसलिए कह देते हैं, मुझे फिनेंस की ज़ीरो समझ है। शेयर मार्केट जो रावल साहब समझा रहे हैं उसमें मैं कभी गया नहीं हूँ, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग जो देश के लोग हैं उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। उनकी सेविंग्स ऐसे नहीं चलती है, उन्हें तो रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है। मैक्सिमम लोग हैं, उन पर क्या कुछ असर पड़ रहा है इससे? क्योंकि दाल रोटी, हमको लगता है कि मैं पेट्रोल डलवा लूँगा, 1000-2000 का और एक्स्ट्रा डलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनकी पूरी ज़िंदगी रुक जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए ये हालात कैसे हैं, और क्या हम यहाँ बैठकर बता पाएंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए? यार डॉक्टर साहब, डॉक्टर तिवारी एंड डॉक्टर कोहली, देखिए इंसान कभी कभी प्रवीण जी फंस जाता है, जैसे आज मैं फंस गया हूँ। 2 डॉक्टरों के बीच में मैं फंस गया हूँ, और रावल साहब ये आधी बात कोहली साहब कह के चले गए और आधी बात जो राहुल साहब कह के गए। तो आप सोचिए मेरे जैसे साधारण लोगों को कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, आप अंदाजा लगाइएगा। देखिए ऐसा है, 2 बातें आपने शुरू की डॉक्टर तिवारी, वो ये कि सबसे पहले समझिए कि ये
मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, जो हालात देख रहे हैं, इस हालात का आपके पास कोई पैरेलल एग्जांपल पिछले 60, 65, 70 साल के इतिहास में नहीं है। आप इकोनॉमिक हिस्ट्री निकाल के देख लीजिएगा, कोहली साहब विद्वान बैठे हैं, रावल साहब भी हैं, ये लोग भी देखेंगे इसके। अच्छा, दूसरा, आपको ये नहीं पता है कि आप कितना अभी इसमें डूबेंगे। तो पहले तो मान के चलिए कि ये हमंगस साइज का प्रॉब्लम है। अब मैं कोहली साहब की बात से क्यों लेता हूं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी समस्या है, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसके ऊपर मेजर आप ले सकते हैं, लेना चाहिए। एक एक हम और आप बैठे हुए इस देश का एक एक सेक्टर प्रभावित है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि हम कैसे प्रभावित हैं। आपके घर में आप एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, प्रभावित है। स्टील का इस्तेमाल करते हैं, प्रभावित है। दूध का इस्तेमाल करते हैं, प्रभावित है। पेंट का इस्तेमाल करते हैं, प्रभावित है। आप गाड़ी चलाते हैं, रबर प्रभावित है। गाड़ी चलाते हैं, पेंट प्रभावित है। स्टील प्रभावित है। हालांकि स्टील अभी पीछे देखिएगा 15 दिनों में थोड़ा सा नरम हुआ है, पर वो ज्यादा लंबा चलेगा नहीं। बट एनीवे, मैं ये सिर्फ कह रहा था कि सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई एक कंट्री है प्रवीण जी, वो हम हैं। हमारे बराबर की कोई और इकोनॉमी प्रभावित नहीं है, इसको पहले आप मान लीजिए। दूसरा, जो सुझाव मेरी तरफ से, क्योंकि कोहली साहब ने दिया, कोहली साहब, अब दिक्कत क्या है कि कोहली साहब सारी बात कह गए, तो हम लोग को क्या बोलना चाहिए? मतलब मैं क्या बोलूं भाई? 75% बात तो ये बोल गए, बात तो ये ठीक कह रहे हैं, और बड़े नेक सुझाव हैं इनके। मेरे पास कुछ अपने मौलिक सुझाव में ही कह रहा हूं। एक तो आधा मैंने कोहली साहब से उधार लिया है और आधा मैंने रावल साहब से उधार लिया है। आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाइए। देखिए, जब डीजल, हम डीजल की इकोनॉमी प्रवीण जी कहे जाते हैं, हर चीज में डीजल का इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्री में डीजल का इस्तेमाल करते हैं, रियल एस्टेट में करते हैं, सिंचाई में करते हैं, पंप सेट में करते हैं, और बाकी जो ढुलाई है उसके लिए डीजल का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर डीजल का अगर नहीं आप इस्तेमाल करते, आप महंगाई देखा आपने, रिटेल महंगाई कितनी थी? 3.48। थोक महंगाई कितनी आई? 8.3, जो 3.8 से बढ़ के पहुंच गई 8.3। तो डीजल अगर नहीं बढ़ाएंगे तो शायद कोई कुशन अगर आप तैयार कर सके तो शायद अपना बचाव कर सकेंगे और इस देश की जनता का बचाव होगा। पहला तो मेरा ये मानना है कि डीजल को सरकार को नहीं छूना चाहिए। दूसरा, जो हम लोग पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पर तत्काल प्रभाव से बैन कर देना चाहिए। अगर पूरा बैन नहीं संभव है तो फिर भी आप कम से कम उसको आंशिक रूप से बैन कर सकते हैं। जो तीसरा है, इंडस्ट्री को कोई सुविधा दीजिएगा आप, इसलिए देना चाहिए आपको क्योंकि नौकरी से अगर कोई निकाला जाएगा, कैसे पता चलेगा आपको? ये इसलिए क्योंकि ये हम लोग ये देख चुके हैं कि कोरोना में क्या फर्क पड़ा। लोग निकाले गए और मास लेवल पे निकाले गए। तो उससे सबक लेते हुए पहले आप इस देश में इंडस्ट्री को भी कन्विंस करिएगा कि देखिए साहब, आप बेशक कुछ करिए लेकिन किसी भी सूरत में लोग नहीं निकाले जाएंगे। मल्टीपल इंपैक्ट होगा, आप समझ नहीं पाएंगे, ना हमें समझ में आ रहा है, ना आपको समझ में आ रहा है, कोहली साहब समझ सकते हैं। मल्टीप्लायर इंपैक्ट है सब जगह। अभी तो फर्स्ट ऑर्डर इंपैक्ट कहीं कहीं आ गया है, कहीं कहीं सेकंड ऑर्डर इंपैक्ट होगा, तो बुरी तरह से इसका इंपैक्ट होगा। मैं आपको डराने, बार बार कह रहा हूँ डॉक्टर तिवारी, कि हम डरा देने में आपको वो बात बता रहा हूँ जिसका हम लोग ऑलरेडी सबक ले चुके हैं और जिसका ऑलरेडी हमारे पास मॉडल अवेलेबल है। हम उससे कैसे बच के निकल सकते हैं, मेरे ख्याल से उसमें भी विचार करना एक बहुत बड़ी बात होगी। आधी बात कोहली साहब बोल दिए, आधी बात रावल साहब बोल दिए, मेरे पास बोलने के लिए बस इतना था। अभी देखिए आप कोहली साहब कितनी सारी बातें निकालते हैं, अभी फिर और देंगे वो बोलने का मसाला। लेकिन पवन जी ने 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाए हैं जिनमें हमें डीजल को नहीं छूना चाहिए। ये बात मुझे बड़ी महत्व की लगी, जिस पर चर्चा की जा सकती है। दूसरा, मैंने लिखा महंगाई का मौसम, और पवन जी बता रहे हैं नौकरी से निकालने का मौसम। इसमें ना तब्दील कर दें इसको, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत होता है। ये दो चीज़ों पे ज़रूर एड्रेस करें डॉक्टर साहब। देखिए, जब महंगाई बढ़ती है तो हमारी एक कंजम्पशन ड्रिवन अर्थव्यवस्था है डॉक्टर प्रवीण। हमारे यहाँ करीब 55 से 60% जो जीडीपी आप उसको देखें बाय कैरेक्टर, तो वो हम और आप जाके जब सामान खरीदते हैं दुकानों से, सर्विसेज लेते हैं, उससे बनती है। तो जब महंगाई बढ़ती है तो अर्थशास्त्र का बहुत बेसिक रूल है कि जब महंगाई बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, और अगर डिमांड घटेगी तो फैक्ट्रियों की कैपेसिटी सरप्लस हो जाती है, लोगों का ले ऑफ शुरू हो जाता है, छोटे बिजनेसेस बंद होने शुरू हो जाते हैं, इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है। ये तो रही एक बात। आपने जो विनोद जी से बात पूछी उस पर मैं भी विनोद जी के बात में एक बात जोड़ना चाहता हूँ। हमने पिछले 2-3 दिन, बल्कि पिछले 10 दिन से, जब से ये पेट्रोल और डीजल बढ़ने का सीरियल शुरू हुआ, सास भी कभी बहुत ही बनता जा रहा है, लगता है पता नहीं कब खत्म होगा, ये चलते चले जा रहा है। हमने बैठ के हमने क्या किया, अपनी कंपनी से, अपने ऑफिस से एक व्यक्ति का सैंपल लिया, और सैंपल लेके वो व्यक्ति 35,000 रुपये महीना कमाता था। हमने उसको बैठ के पूछा कि आप कहाँ कहाँ खर्च करते हैं। उसने बताया जी मैं दूध में, मकान के, और ये वो व्यक्ति था डॉक्टर प्रवीण जो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल नहीं करता था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ऑफिस आता था, और इसके पास बाइक नहीं है,
कहता है जी मैं दूध में, बच्चों की स्कूल की फीस में, ग्रोसरी में, गैस में, उसने मुझे हमारी लंबी चौड़ी लिस्ट दी। हमने कहा आपको कितने पैसे बच जाते हैं जिस महीने कोई बहुत ऐसा खर्चा, बीमारी नहीं आती घर में। उसने कहा मुझे 1500 रुपए बच जाते हैं औसतन, किसी महीने 1200, किसी महीने 1800, औसतन 1500 रुपए महीने के बचते हैं, ये उसने हमें बताया। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने जितनी भी उसने हमें लिस्ट दी थी जिसपे वो खर्च करता था, हमने उस लिस्ट को, ये जो पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ी है 7.5 रुपए आज तक की, हमने इसको, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, हमने इसको सीपीआई में कन्वर्ट किया कि इसका इंपैक्ट सीपीआई, और जिस जिस आइटम को वो इस्तेमाल करता था हमने उस आइटम पे सीपीआई के उस फॉर्मूले को लगाया। अब खैर ये तो टेक्निकल है, उसका आउटकम क्या निकला, ज्यादा काम का वो है आपके लिए, दर्शकों के लिए, कि उसके 1500 रुपए जो बचते थे वो मात्र 250 रुपए रह गए हैं अभी इस लेवल पे, जब 7.5 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी है। 7.5 रुपए खासकर डीजल, क्योंकि वो पेट्रोल इस्तेमाल नहीं करता। हालांकि वो व्यक्ति डीजल इस्तेमाल नहीं करता, पेट्रोल इस्तेमाल नहीं करता, पर कैस्केडिंग इंपैक्ट की वजह से, जिसको रिपलिंग इफेक्ट कहते हैं, जिसको ट्रिकलिंग इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि माल ढुलाई का बढ़ जाएगा, तो उसके पास मात्र 250 रुपए बचेंगे। हमारे देश की 90% पॉपुलेशन 25,000 रुपए महीने या उससे कम कमाती है। मुझे लग रहा है भारत की वो जो पॉपुलेशन है वो बहुत वल्नरेबल है, और ये जो कीमतें बढ़ रही हैं, और मैंने तो एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल, मुझे किसी ने कहा, कोई राजनीतिक से बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि देखिए देश की आपको हालत सोचनी चाहिए, देश में बड़ी समस्या है, फिस्कल डेफिसिट बिगड़ जाएगा, हम ये कॉम्पनसेट करें। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, बताइएगा ठीक दिया कि नहीं। एक व्यक्ति का सड़क पे एक्सीडेंट हुआ, उसके शरीर से खूनो खून आ रहा था, उस व्यक्ति को डायबिटीज भी है, ठीक है, उसको एक अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल में ले जाके मुझे इस बात का जवाब दीजिए, क्या उसको पहले आईसीयू में ले जाके, इमरजेंसी वार्ड में ले जाके, क्या उसका पहले खून रोका जाएगा या पहले डायबिटीज का इलाज किया जाएगा? तो इसका सीधा जवाब है कि पहले खून। तो ये समस्या ऐसी है कि आपको फौरी तौर पर, अभी फौरन आपको पहले रिलीफ देने की जरूरत है। ये जो फिस्कल डेफिसिट है, सड़क बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है, रेलवे स्टेशन बनाना है, ये उसकी डायबिटीज का इलाज है। तो मुझे लगता है कि फौरी तौर पर ये, इस समय हम वेलफेयर स्टेट हैं, और वेलफेयर स्टेट की जिम्मेवारी बनती है कि इस, अगर वैश्विक संकट है, हम समझ रहे हैं, हमसे अच्छा कौन समझेगा? क्या इस पर सोच नहीं रहे होंगे डॉक्टर कोहली? आपने जब ये बात बोली, ये इतनी सी बात सोच नहीं रहे होंगे क्या? अब देखिए, सोच रहे होंगे नहीं रहोगे, मैं उम्मीद करता हूं कि न्यूज इंडिया की आवाज बुलंद है। अभी वर्तमान स्थितियों को देखकर आपको क्या लग रहा है कि सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं? नहीं, क्योंकि हम तो देखिए, जो सामने हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप जवाब मेरा आ गया उसमें। मैं इसमें क्या कहूं, ये तो जो कीमत बढ़ रही है, और मुझे लग रहा है ये इसमें नहीं, अब ये सब समझ आप लोगों को, अच्छा मैं होता तो क्या करता कि इसमें ये करना चाहिए, आप लोगों को बताइए कि वैश्विक संकट है, हम आपको पेट्रोल, आपको दिल्ली में 87 रुपए, 90 रुपए, जो भी रेट था वो आपको मिल रहा था। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये हो गई 600 करोड़ रुपए हम घाटा उठा रहे हैं, और हम इस स्कीम्स को रोक के हम ये एलोकेशन अब इसमें कर रहे हैं, जिससे लोगों के ऊपर 76 दिन, डॉक्टर प्रवीण, जब कीमत नहीं बढ़ाई गई थी 76 दिन, आप क्या समझते हैं सरकार को ब्राउनी पॉइंट्स, तारीफ नहीं मिल रही थी? ऑपोजिशन जो मर्जी बोल रहा था, बोलने दीजिए, पर 76 दिन तक सरकार ने नहीं बढ़ाया। डंके की चोट पे कह रहे थे कि हम अकेले वो देश हैं, ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका तक, यूरोप से अफ्रीका तक, दुनिया भर के देशों में, अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल पैदा करने वाला देश है, वहां पर $3 प्रति गैलन, वो लोग गैलन में नापते हैं, गैस बोलते हैं, $3 प्रति गैलन वहां पर थी। टेक्सास में, कैलिफोर्निया में हमारे एसोसिएट ऑफिसेज है, मुझे पता लगा कि वहां पर अब $4.5-5 पहुंच गई है। ये वो देश है जो किसी पर निर्भर नहीं है, जिनके यहाँ अपने यहाँ ही ऑयल होता है, पर कीमत को उसको भी रिस्पेक्ट करना पड़ रहा है। तो कितने बड़े ब्राउनी पॉइंट मिलते हैं अगर आप, तो मुझे लग रहा है अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अब ये 7.5 रुपए का भार लोगों के ऊपर, आप वैश्विक संकट अगर बताएंगे लोग समझेंगे, पर मैं अपनी अर्थव्यवस्था का क्या करूं, मैं अपने राशन का क्या करूं, मेरी जो फिक्स तनख्वाह मिलती है उसका मैं क्या करूं? मेरी तनख्वाह तो बढ़ाई नहीं जाती, बल्कि कल को मुझे टर्मिनेशन लेटर मिल सकता है कि भैया जाओ, तुम्हारी अब जरूरत नहीं है, हमारी तो सेल ही गिर गई है, डिमांड ही नहीं है हमारे। मुझे लग रहा है इन एस्पेक्ट्स पे कहीं विचार अब करना। मैंने आज बहुत टीवी चैनल्स पे डिबेट करी है, कल से जब से बढ़ने शुरू हुए हैं, आपका भी नेशनल चैनल है, बाकी भी जितने नेशनल चैनल है, मैंने सब पे यही बात बोली है। हम समझते हैं, लोग समझते हैं, पर मेरी अर्थव्यवस्था कहां जाएगी? मैं अपना पालन पोषण कैसे करूंगा? वहां युद्ध चल रहा है, मैं क्या करूं? बच्चों को मैं क्या कहूं, तुम स्कूल मत जाओ, मैं उनको कहूं तो दूध मत पियो क्योंकि ईरान में स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। तो यहां आके ये समस्या डॉक्टर प्रवीण अटक जाती है। मैं यही तो पहला सवाल था मेरा। मुझे पता है कि हम चाहे जितनी चर्चा कर लें और सारे बुद्धिजीवियों को इकट्ठा कर लें, निश्चित तौर पर सरकार के पास भी बुद्धिजीवी होते हैं,
शरद जी जैसे विद्वानों की बात पहुंचती होगी, पहुंचाते होंगे अलग अलग माध्यमों से, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि अल्टीमेटली जो हमें दर्शक देख रहा है उसको एक ही जवाब चाहिए, भाई मैं क्या करूं, सरकार को जो करना है वो बता देना सरकार को। पवन जी आप करें। डॉक्टर प्रवीण सिर्फ 1 मिनट, क्षमा चाहता हूं, 1 मिनट मैं आपको टोक रहा हूं। अब हमने एक और काम किया, बड़े छोटे संक्षेप में बताऊंगा। मैंने सलाह दी कि लोग परिवार के अगर 4-6 लोग हैं, माता पिता हैं, बच्चे उनके माता पिता हैं, वो सब बैठ जाएं। हमारे घरों में ना रुपए पैसे की बात साझा तौर से नहीं करी जाती है। आप ड्राइंग रूम में बैठ जाएं, हर व्यक्ति अपना अपना खर्चा कागज पेंसिल पे लिखे और उसमें जो भी फजूल कुछ ना कुछ फजूल खर्चा होता है, गैर जरूरी खर्चा जिसको हम कहते हैं, उस खर्चे को फिलहाल आप हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि आपका वो जो बजट है बिगड़ने वाला, और ये बचत आपको उस महंगाई का सामना करने में काम आएगी, क्योंकि तनख्वाह के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। यही मैं जोड़ना चाह रहा था जो हम लोगों को सलाह देने। मैं अच्छा हुआ आपने जोड़ दिया ये, इसलिए क्योंकि मैं दर्शकों को ये बता दूं कि जब ये युद्ध के हालात खराब हुए थे तब शरद जी और मेरा एक पॉडकास्ट है, उसको अवश्य न्यूज़ इंडिया के प्लेटफॉर्म पर सुन लें आप जाकर। उसमें ये सारी बातें बहुत डिटेल में बताई हैं। 1-1.25 घंटे की बातचीत में शरद जी ने उसी समय बताया था कि क्या क्या काम करना चाहिए आपको, तो वो सलाहें आप वहाँ से ले सकते हैं। पवन जी आप कोई सलाह ऐड करना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें तो बताई हैं, लेकिन अल्टीमेटली जैसा मैंने कहा कि देखने वाले हर व्यक्ति के मन में ये होता है कि भाई चर्चा तो कर रहे हो, मेरे लिए क्या है, मैं क्या करूं, सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभी क्या करे, डीजल को रोके ना रोके, सब बड़े बड़े लेवल के काम है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो बताओ। देखिए ये लंबा चलने वाला वक्त है डॉक्टर तिवारी, आपको अंदाज़ा नहीं, हमें अंदाज़ा नहीं कब तक ख़त्म होगा। हमें ये भी अंदाज़ा नहीं है कभी अभी ईरान और कतर और अमेरिका और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने क्या बात की, ये कितना लंबा चलने वाला है, कितना गहरा होगा। तो देखिए अपने इंडिविजुअल लेवल पे हर फैमिली के इस पे काम करने की अपनी एक सीमा है, आप उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन बावजूद इसके जितना आप कर सकते हैं, जो कि कोहली साहब भी कह रहे थे कि कुछ फालतू खर्चा तो होता ही है, सभी करते हैं। जब अच्छा टाइम रहता है तो आप अच्छे पैसे खर्च कर देते हैं, जिसको आप जनरली अगर चाहेंगे तो इस समय अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जो एक बात आपने कही प्रवीण जी की, सरकार भी तो सोच रही है, कोई गारंटी नहीं है क्योंकि वो सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। क्योंकि जो सरकार, हाँ तो मैं देखिए आप पत्रकार हैं, मैं पत्रकार हूँ, आप मेरी बात से बिल्कुल मुतमईन होइएगा, कोई जरूरी नहीं है कोई जरूरी नहीं है कि उसमें उनके पास ऐसे ही सुझाव देने वाले लोग हैं, और क्या वो ऐसे ही सुझावों की तैयारी कर रहे हैं जो कोहली साहब ने बोला है, वो उसी तरह की तैयारी वो कर रहे होंगे और बिल्कुल आइडेंटिकल सुझाव होंगे? क्या हो सकता है उनके पास इससे बेहतर सुझाव हो, ज्यादा क्रेडिबल, ज्यादा लंबे टाइम तक काम करने वाला, जो लॉन्ग टर्म में काम आएगा, वो सब होगा। तो अभी सिर्फ ये है कि अभी देखिए अभी सरकार के पाले में ज्यादा है। आपने क्या कहा, आपने बोला कि साहब सोना नहीं खरीदो, चलिए मान लेते हैं इसको, विदेश मत जाओ, मान लेते हैं। विदेश कैसे जाएंगे आप? आपको पता है आप लंदन जाएंगे तो पहले 50,000 रुपए खर्च करके जाते थे, अभी आप 1.5 लाख रुपए खर्च करके जाएंगे। आप तो विदेश जाने लायक ही नहीं रहे। तो वो खर्चा वैसे ही, वो $30 बिलियन का, हमारा 30 से 32 बिलियन डॉलर के आसपास वो हमारा बाजार है, जिसमें हम लोग फॉरेन एक्सचेंज खर्च करते हैं। बाहर में $1 बिलियन इधर उधर प्लस माइनस हो सकता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो छोड़ दीजिए, वो तो ऐसे ही कम हो जाना है, क्योंकि जाने लायक ही नहीं रहेंगे। इस पूरे 2 दशक 3 दशक में आप देखिएगा इस साल वेकेशन मनाने वाले लोग नहीं जाएंगे, बिकॉज उनका एक्सपेंसेस 300 टाइम्स ज्यादा है, इसलिए वो अपने आप कम हो जाएगा। जो विदेशों में शादियां करने वाले लोग हैं वो अपने आप ही कम हो जाएगा। तो आप एक बेयर मिनिमम जो एक फैमिली खर्च कर सकती है, उसमें से कितनी बचत कर लेंगे आप? 20%, चलिए 25%। ठीक बोला इन्होंने कि स्कूल में बच्चे को कैसे मना करेंगे, दूध उसको कैसे मना करेंगे। आप गाड़ी से मान लीजिए कल को छोड़ने जाते हैं, चलिए साइकिल पे आप चले जाएंगे, कितना दूर है, कितना बचा लेंगे आप? 25% ऑफ योर टोटल एक्सपेंसेस आई वुड से। बट फाइनली सरकार के पास एल्बो रूम है, सरकार के पास कुशन है, जो सरकार आपको और भी कुशन और एक्सटेंड कर सकती है। तो मेरे ख्याल से वो एक ज्यादा लॉजिकल बात होगी, वो ज्यादा वेलफेयर ड्रिवन होगा। जी, तो मैं रावल सर के पास जाने वाला था, लेकिन प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो प्रोफेसर जोशी आपका स्वागत है। और ये भी बड़ा सौभाग्य का विषय, शरद जी और आप दोनों साथ में मेरे पैनल पर बड़े दिनों में एक साथ बैठे और मुझे कई सारी ऐसी डिबेट्स याद आती हैं फिर। लेकिन आज बताइए, आज पूरा पैनल इंक्लूडिंग शरद जी और सब लोगों ने बोला है कि अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और पवन जी तो हालांकि इसमें
वो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, उनका ऐसा मानना है कि ऐसा सोचा जा रहा होगा कि नहीं सोचा जा रहा होगा, में भी संदेह है। अब मुझे बताइए अंशु जी, हालात जो हैं वो चैलेंजिंग हैं, उसके कारण हमको पता है, सारी बातें हो गई, और सरकार होती इसीलिए ना कि संकट में हमको बचा लो, और वो ठेले वाला, रेहड़ी वाला 80-90% जो जनता है उसका तो उसको तो विदेश भी नहीं जाना है, विदेश में शादी भी नहीं करना। पवन जी जो बता रहे थे, मैं कह रहा था बहुत से लोग सोच रहे होंगे भैया दाल रोटी राशन का इंतजाम की बात भी कर लो, ये तो ठीक है, ये तो बड़े बड़े लोगों के चोचले हैं, या मतलब उनकी ज़रूरतें हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी बनाई सबने, बाइंग कैपेसिटी। तो प्रोफेसर जोशी, आपका नज़रिया क्या है? सचमुच हालात बहुत ख़राब हैं, या सरकार क्या कर रही है तो क्या कर रही है? प्रवीण जी, शो में जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शरद जी जैसे बहुत विद्वान लोग इस पैनल पर जुड़े हुए हैं, मैं उनकी फैन हूँ। वो इतने अच्छे से फैक्ट्स के साथ में कम से कम ऐसे मुद्दों पर और पॉलिटिकल इकोनॉमी को बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो मैं अपने विषय से जोड़ करके कुछ तथ्य और मेरी जो समझ है उसको आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। स्थिति तो बिल्कुल तनावपूर्ण है और अब नियंत्रण में भी नहीं है। और आप वहाँ देखिए कि उधर रशिया यूक्रेन का थिएटर फिर से ऑन हो गया है। रशिया ने फिर कीव पर ताबड़तोड़ अटैक्स किए हैं और पुतिन ने वहां के नागरिकों और विदेशियों को चेतावनी दी है कि यूक्रेन छोड़ के चले जाएं। और यहाँ पर स्थिति ये है कि IRGC की तरफ से लेटेस्ट स्टेटमेंट्स आए हैं, और स्टेटमेंट्स नहीं है, वो ट्रंप के लिए चेतावनियां हैं। ट्रंप ने पलटवार करते हुए बोला है कि अगर ईरान नहीं मान रहा है, नहीं सुनने को तैयार है, तो फिर हम युद्ध की ओर बढ़ेंगे। और ये कहते कहते अटैक्स शुरू हो चुके हैं, तो अटैक्स वैसे रुके भी नहीं थे। तो मैं आपको बोलूं कि ये तथाकथित युद्धबंदी की जो बातें हो रही हैं, मध्यस्थता की जो बातें हो रही हैं, इसके परे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक करने की वजह से एक एनर्जी क्राइसिस और सप्लाई चेन्स जिस तरह से बाधित हुई हैं, उसकी वजह से जो एक सप्लाई का क्राइसिस पूरी दुनिया पर आया है। तो भारत इस दुनिया के बाहर नहीं है, इसी धरती का, इसी ग्रह का हम भी एक देश है। और जब म्यांमार जैसे देश 90% की मूल्य बढ़ा देते हैं अपने ऑयल गैस पेट्रोल दूसरी चीज़ों के, मलेशिया जैसे देश 60% तक मूल्य बढ़ा देते हैं, चीन जैसे देश 60% तक की मूल्य वृद्धि करते हैं, पाकिस्तान में 54% की मूल्य वृद्धि होती है, US में 40% से ज़्यादा की मूल्य वृद्धि हुई, नेपाल में 38%, फ्रांस में 22%, यूरोप के दूसरे देशों को भी इसकी मार झेलनी पड़ रही है। तो अपने यहाँ पर हम देखें कि अभी 3% से 4% के बीच का ये हम इन्फ्लेशन का रेट देख पा रहे हैं, और इसकी RBI ने पहले ही एक पूर्व सूचना दे भी दी थी। तो हम ये ना कहें कि सरकार ने कुछ नहीं किया, बिल्कुल बहुत कुछ हो सकता है, और इस पर हम सबको चर्चा भी करनी चाहिए, और पॉलिसी मेकर्स को भी ये समझना होगा कि एक जो हम अपनी डायनामिक एनर्जी पॉलिसी बना करके यहाँ तक पहुंचे, लेकिन अभी जो ये संकट की घड़ी है, इसमें जो हम एक स्ट्रेटेजिक चीजों को शिफ्ट कर रहे थे, जैसे हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ जा रहे थे, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी को हम प्रमोट कर रहे हैं, बायोफ्यूल अलायंस के माध्यम से बहुत तेजी से अपना जो कन्वेंशनल ऑयल गैस और LPG है इसको बचा पाने में हम सफल रहे। अभी कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि जो ये हमने 10 साल का प्लान बनाया था, ये हमको अगले 6 महीने में अचीव करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक जो पिछले 10-11 वर्षों में हमने काम किया, उस बलबूते सरकार ने एक ऐसा कुशन क्रिएट किया कि प्रवीण जी अभी तक बहुत मार किसी भी भारतीय को झेलनी नहीं पड़ी है, किसी भी दृष्टिकोण से। तो आप यदि सप्लाई की दृष्टि से देखें तो ऐसी कोई सप्लाई बाधित नहीं हुई है ऑयल गैस या LPG की। आप यदि मूल्य की दृष्टि से देखें तो मैंने आपको दूसरे देशों की मूल्य वृद्धि बताई। जी, मैं एक मिनट बस प्रोफेसर जोशी इस पे आता हूं। पवन जी संक्षेप में थोड़ा, आपने कहा था हम पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है, ये थोड़ा अभी जो प्रोफेसर जोशी ने कहा और आपने जो बात कही थी वो, या मैंने ठीक सुना था कि आपने यही कहा था कि सबसे ज्यादा मार हम पर पड़ी है? देखिए, प्रोफेसर जोशी जो कह रही है वो सच है, और उनसे मैं, उनका इलाका थोड़ा अलग है, वो जो कह रहे हैं उससे कोई फैक्ट्स में कोई ऐसी बात वो नहीं कह रहे जिसमें मैं कोई कॉन्ट्राडिक्ट करूं या कन्फ्रंट करूं, वो ठीक कह रही है। जितनी बढ़ोतरी अलग अलग देशों में हुई है वो सब फैक्चुअली करेक्ट है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम ज़्यादा इम्पैक्टेड क्यों हैं डॉक्टर साहब? हम ज़्यादा इम्पैक्टेड इसलिए हैं क्योंकि सबसे पहले तो हम दुनिया की लार्ज इकोनॉमी हैं। हम फिलीपींस नहीं हैं, हम थाईलैंड नहीं हैं, हम मलेशिया नहीं हैं। मलेशिया और थाईलैंड हमसे फिर भी बेटर और डेवलप्ड हैं, हम नहीं हैं। हम we are like sitting at the cusp of taking the new leap. हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारा जिम्मेदारी ज्यादा है, हमारा भार ज्यादा है, हमारा खर्चा ज्यादा है, और हमारा 90% जो है वो आता है खाड़ी के देशों से। क्या करिएगा? तो आप ये बताइए कि 46%। नहीं 90% से मेरा मतलब हुआ मैडम कि हमारा 90% हम इंपोर्ट करते हैं, हम इंपोर्ट ड्रिवन हैं। 46% करते हैं सर, 46% नहीं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा ऑयल गैस LPG 46% आता है। मैडम टोटल पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात मैं कर रहा हूँ। वी आर मैं भी टोटल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ सर। कहाँ से?
हमारा नंबर 1 अभी जिससे हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो रशिया है, ऑयल, गैस, एलपीजी, अपने मैडम petroleum फिगर products। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि फिर हमारे इराक, यूएई, सऊदी, ये तमाम देश आते हैं। अभी भी नंबर 1 हमारा रशिया, जिससे हम हम तेल, गैस, 90% एलपीजी और नहीं दूसरे नहीं products वेट हम 90% इंपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया से, हाँ या ना? पूरी दुनिया से नहीं, आप कह रहे हैं खाड़ी देशों से हम 90% नहीं, इंपोर्ट कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा। आपने यही बोला, मेरे सारे को पैनलिस्ट बता दें शरद जी क्या हाँ नहीं बोला तो आपने ये था पवन जी, हो सकता है बोलने में कुछ भेद आ गया हो, लेकिन वो पूरी दुनिया का है उस समय पर ये आया था। उसको करेक्ट कर लेते हैं, कोई नहीं। प्रोफेसर जोशी, उनका कहने का तात्पर्य, उनका मतलब ये था, सुनिए मेरी बात, आराम से उनकी बात समझ लीजिए। 87% डॉक्टर साहब सुन लीजिए, मैं टेलीविजन में जो है पैनल नहीं देखिए, पैनलिस्ट को काटने और उनको ठीक करने में मेरी कोई दिलचस्पी। सुन लीजिए मैडम, पहले सुन लीजिए मेरी। देखिए आप गलत है, सही है, हम लोग यहाँ पे इसलिए नहीं बैठे हैं कि मैं आपको ठीक करूँ, आप मुझे ठीक करिए। ओवरऑल जो हम बोल रहे हैं वो सेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसमें बिलीव करिए। मैं इसमें पढ़ता ही नहीं हूँ मैडम कि आप गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। मैंने कहा कि जो आप बात बोल रहे हैं सब फैक्चुअली करेक्ट है। 90% हम इंपोर्ट करते हैं कि नहीं करते, हाँ या ना? 87% करते हैं पवन जी, 87% करते हैं, वहां मैंने आपको करेक्ट किया। चलिए मैंने नहीं, अब बदल दिया, वो बात बदल के बता रहे हैं। अब वो जो जिस पे जा रहे हैं, चलिए मैं माफी मांग लेता हूं। डॉक्टर शरद, नहीं कोई बात नहीं, डॉक्टर शरद कोहली कह रहे हैं 87%, जो इस बीच में भीड़ के बीच में सुन पाया, डॉक्टर शरद कोहली ने कहा 87%। ठीक है डॉक्टर साहब, यही बोला ना आपने? 87%। जी पवन जी। हाँ तो 90% और 87% में ज्यादा हाँ, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, इससे आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, तो अब आप सवाल क्या करना चाहते हैं बताइए। नहीं, आप इस पर बात कर रहे थे कि हम सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड हैं नहीं हैं, और वो अलग अलग देशों के बारे में बताया। सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड इसलिए हैं क्योंकि हम दुनिया की 3rd कैटेगरी के कंट्री नहीं हैं। हमारा एक लेवल है, हम एक जगह पे पहुंच चुके हैं, हमें दूसरे ऑर्बिट में जाना है, इसलिए हमारा इम्पैक्टेड होना बाकियों के इम्पैक्टेड होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपकी बात समझ गया और मैं इत्तेफाक भी रखता हूं, और मैं तो ये मानता हूं कि हम इम्पैक्टेड हैं, पूरी दुनिया है, हम भी इम्पैक्टेड हैं। हमें तो चिंता इसकी करनी ना, अल्टीमेटली पेट्रोल पंप पे जा रहे हो तो महंगा पेट्रोल मिल रहा है, बाकी चीजें महंगी होती चली जा रही, यही तो चिंता का विषय है। इसी से तो हमने शुरू किया। रावल सर, आपने अभी सुना चर्चा को, इसमें हम इम्पैक्टेड हैं, कितने ज्यादा हैं, औरों से ज्यादा हैं नहीं है, औरों ने नहीं बचा पाए, हम थोड़ा बेहतर कर पाए, सरकार की क्या जिम्मेदारी, ये सारी चीजें तो हैं। क्या हम इस कंडीशन में हैं कि हम कंट्रोल में चीजों को रख पाएं, या ऐसी कंडीशन में है जहां हमें भी नहीं पता? हमें से मतलब है कि अभी जो दिशा निर्देश करने वाले लोग हैं, पॉलिसी बनाने वाले हैं, उनको भी अभी शायद नहीं पता कि क्या अनफोल्ड होने वाला है। देखिए डॉक्टर तिवारी, इसमें सिचुएशन ये है कि इंडिया, मैं पवन जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि इंपैक्टेड सबसे ज्यादा क्यों है? हमारी 50% से ज्यादा पॉपुलेशन तो बिलो पॉवर्टी लाइन पर है, जो पहले से ही इतनी नीचे है, और उसकी जेब से, कहते हैं ना, किसी के पास 1 लाख रुपया है, उससे 100 रुपए आप ले लीजिए या 1000 रुपए ले लीजिए, शायद उतना इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन जिसके पास है ही 10 रुपए, उससे जब आप 1 रुपया छीनते हैं तो उसका 10% चला जाता है। लेकिन 1 लाख वाले से अगर आप 1000 लेंगे, उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो प्रॉब्लम क्या है कि जो महंगाई का सबसे ज्यादा असर है, जो मार पड़ रही, जो शरद कोहली साहब ने एग्जाम्पल दिया अपने ऑफिस का 35,000 रुपए की तनख्वाह वाले का, जो बाइक भी नहीं चलाता, पेट्रोल इस्तेमाल भी नहीं करता, फिर उसकी चीजें क्यों महंगी हुई? उसकी चीजें इसलिए महंगी हुई क्योंकि फ्यूल का जो कास्केडिंग इफेक्ट है, जो दूध महंगा हुआ, उसका जो खाना महंगा हुआ, जो उसके पहनने का कपड़ा, भले वो खरीद नहीं पा रहा है, पुराने से ही काम चला रहा है, कपड़े को भी अब आप डिस्क्रिप्शनरी कर दीजिए, चलिए जो है कपड़े उन्हीं से काम चला लीजिए, लेकिन आपको खाना तो चाहिए। वो जो महंगा हुआ है, उसी के अंदर उसके 1300 रुपए में सुन रहा था 1500 में से खत्म हो गए हैं। वो जो उसको जो महंगाई 1300 रुपए की मार रही है 35,000 वाले को, वो 13,000 रुपए का किसी अमीर आदमी को 1% जो वेल्दी है उनको फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने बिल्कुल ठीक सुझाव दिया था कि क्यों ना इंडस्ट्रीज को बचाया जाए, ताकि वहां से रोजगार बचे। कुछ ऐसा जो फ्रीबीज आप बांटते हैं इधर उधर, उसको इंडस्ट्री को क्यों ना कुछ ऐसा ट्रांसफर किया जाए आज के वक्त में जिसकी जरूरत है, जिससे पहली बात तो वो इंडस्ट्री, वो एमएसएमई, वो जो इंडस्ट्री है सर्वाइव करे, और उसके साथ जो उसके यहाँ 50 लोग काम करते हैं, 20 लोग काम करते हैं या 10 लोग करते हैं, वो सर्वाइव करे। क्योंकि अगर वो बंद हुआ तो एक घर बर्बाद नहीं होगा सर, वो 20 लोग बर्बाद होंगे। तो इसलिए उसको बचाना जरूरी है।
तो जो पूरी दुनिया के हम मैं अंशु जी की बात से इंकार नहीं कर रहा हूं, मेरे भी बच्चे अमेरिका में हैं, मैं जानता हूं कितना वहां ऑयल और गैस 45% महंगा हो चुका है, कितनी महंगाई का असर वहां है। लेकिन उनके पास एडवांटेज क्या है कि उनके पास एक स्ट्रेंथ है डॉलर की, वो इंपोर्ट करते हैं तो आज उनको सस्ता इंपोर्ट आ जाएगा, हमारा ही देश भेजने को तैयार होगा, तो उसको उतनी कॉस्ट बियर नहीं करनी पड़ती। लेकिन हम आज कुछ बाहर से भी मंगाते हैं, जिसकी पवन जी ने बात की, अगर हम 90% या 87%, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 85 कर लीजिए, जब ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो ज्यादा पैसा जो देना पड़ता है, जो मुझे ज्यादा रुपया देना पड़ता है, तो मेरी पॉकेट तो खाली हो जाती है साहब, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास जितने डॉलर रुपए थे वो चले गए उस डॉलर को खरीदने में, उसकी डिमांड एंड सप्लाई। आपने ठीक कहा कि एक आम आदमी को इस भाषा से कोई लेना देना नहीं कि उसका इन्फ्लेशन इंडेक्स 3.48 पे था या 3.44 था, उसको लगता है मेरी 2 रोटी में से आप एक रोटी निकाल के ले गए, आप उसको वो फर्क पड़ता है कि मेरे खाना कम हुआ, मेरा बच्चा आज रात को भूखा तो नहीं सोएगा, उसको बचाना है। तो आपने जो कहा हमें कैसे बचना है और हमें कैसे असर हो रहा है, हमें अब इसके बचने का एक ही तरीका है कि आपको कुछ समय के लिए उस डायबिटीज का इलाज बंद करना होगा जो डॉक्टर कोहली ने कहा, और आप जो खून से लथपथ इकोनॉमी आपको दिख रही है उसको कैसे बचाना है उस पर सोचना होगा। भले ही आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेट कर दीजिए ना, थोड़ा सा क्या फर्क पड़ रहा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस है, हालात खराब हैं, और अभी भी आज अगर स्टेट ऑफ होम्स खुल भी जाएगा तो भी 6 महीने से ज्यादा समय लगने वाला है इकोनॉमी को सरवाइव करने में। मैं रिवाइव नहीं कह रहा हूं, सर्वाइवल में। मेरे ख्याल से मेरा पैनल इस पे एग्री करेगा। नहीं, आपने सबसे अच्छी चीज तो ये है रावल सर कि अभी जितनी अलग अलग बातें हुई उनको गूथा आपने एक जगह पर, और प्रोफेसर जोशी के अभी आने से फायदा ये हुआ कि एक सुर बदला, वो एक थोड़ा सा एक अलग एंगल भी लेकर आई, जिसके बाद चर्चा जो है और गहरी हुई। इसीलिए मैं शरद जी के पास जाने से पहले प्रोफेसर जोशी एक बार फिर आपके पास, अब आपने पवन जी को भी सुना, रावल जी को भी सुना, हम सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड क्यों हैं इस चीज को उन्होंने समझाया अपनी अपनी बात से। अभी आपका जो पहले तर्क था, क्या उसमें कुछ बदलाव? देखिए, हम भी संकट झेल रहे हैं प्रवीण जी, हम ही संकट नहीं झेल रहे हैं, ये अंतर है भी और ही का। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि आज की स्थिति में और जो हम 10 साल पहले की स्थिति देखते थे, देखिए 2013 में जब अपने पास 280 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व था, तब हमारे तत्कालीन वित्त मंत्री ने कहा था कि ये देश इस वक्त फॉरेक्स रिजर्व्स बचाने के लिए सोना खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए 2 साल के लिए भारतीय सोना नहीं खरीदेंगे। आज जब प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं तो अपने पास फॉरेक्स रिजर्व्स कितना है, लगभग 700 बिलियन। और एक फैक्ट और बताना चाहती हूँ, ये बिल्कुल, ये मेरे पैनल ने सही बात की कि जो हम तेल और गैस मंगाते हैं, ये 13 लाख करोड़ का ऑयल गैस एलपीजी अपना आता है ना, और इसके अलावा हम 7.5 लाख करोड़ का सोना मंगाते हैं। तो इसीलिए तेल गैस हमारी आवश्यकता है, इसेंशियल है। लेकिन जो सोना है वो हमारे लिए इसेंशियल नहीं है। अपने पास वैसे ही 25,000 टन का सोना है अपने पास भारत में घोषित परिवारों में। तो मेरा ये कहना है कि मैं एक घर में जो जिस तरह की कंडीशनिंग या जो वैल्यू सिस्टम देखा है उसके पूते ये कह सकती हूँ कि जब कोई संकट की स्थिति हो या घर में एक मंगल कार्य भी हो, किसी भी प्रकार का, जब ऐसे अचानक इस प्रकार का कोई अतिरिक्त खर्चे की स्थिति बनती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम मितव्ययिता से काम लेते हैं, हम बचत करते हैं। ये हमारी दादी नानियों ने भी सिखाया है, और हम बड़ी शांति के साथ फिर उस समय को हम मूव ऑन करते हैं, उसको हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो अभी स्थिति वही है। अगर मानसिक रूप से हम ये सोच लेंगे कि हम ही संकट में हैं, हम सबसे ज्यादा परेशान है, जो कि हम नहीं हैं प्रवीण जी, मैं आपको फिर कह रही हूँ, हम नहीं है। लेकिन यदि हम इस तरह का नैरेटिव बनाएंगे इस देश में, तो फिर वो एक अलग स्तर पर बात जाएगी, जैसे कोविड के समय गई थी कि फिर वो एक पैनिक की स्थिति क्रिएट होती है। इसलिए ये समझने की आवश्यकता है कि पॉलिसी मेकर्स हमारे बिल्कुल और डायनामिक बने और स्विफ्ट बने, लेकिन एक नागरिक के रूप में ही हमको समझना पड़ेगा कि हम अपने देश को इस वक्त कैसे योगदान दे सकते हैं। मैं इस चीज में यकीन रखती हूँ। ठीक है, आपका बहुत वैलिड पॉइंट है आपका। संकट में हम भी हैं, पर हम ही नहीं हैं। समझ गया मैं आपकी बात, और वैलिड पॉइंट भी लगता है। पवन जी कुछ कहना चाहते थे बट समहाउ वो डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन डॉक्टर शरद कोहली हैं हमारे साथ, तो वो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे इस बात को। डॉक्टर कोहली, हम तैयार हैं, हम उतनी बुरी स्थिति में नहीं हैं जैसा कि नैरेटिव बनाया जा रहा है। देखिए डॉक्टर प्रवीण, पहले तो जिस प्रकार भारत का फॉरेक्स तेजी से समाप्त हो रहा है क्रूड ऑयल बढ़ने से, जिस प्रकार आम आदमी का बजट और बचत अब समाप्त हो रही है, उसी प्रकार मेरे कार स्टूडियो की जो लाइट है उसकी बैटरी भी धीरे धीरे धूमिल हो रही है।
तो हैरान मत होइएगा अगर मैं थोड़ी देर में अंधेरे में आया तो बोलता फिर भी रहूँगा, आवाज़ फिर भी आएगी। 2-4 मिनट की ये बची है, मैं अपनी बात कह देता हूँ आपकी इजाज़त से। तो देखिए बहुत अच्छा नज़रिया है प्रोफेसर जोशी की बात को मैं बिल्कुल काटूंगा नहीं, क्योंकि ग्लास आधा भरा है या ग्लास आधा खाली है, ये अपना अपना देखने का नज़रिया है। ये बात सच है। और कुछ समाज का वर्ग है जिसको इतना फर्क नहीं पड़ता, पर बहुत बड़ा समाज का वर्ग है। मैं प्रोफेसर जोशी ने क्योंकि देर से ज्वाइन किया तो मैं उनकी जानकारी के लिए दोबारा कहता हूं कि 90% जो लोग हैं प्रोफेसर जोशी, एक सर्वे कहता है कि वो 25,000 रुपये महीने से कम कमाते हैं। उन लोगों के लिए हमें चिंता है। मैं छोटा था ना, तो मुझे मेरी मदर ने इंडिया पे ऐसे लिखवाया था, मेरी हिंदी की टीचर मुझे थप्पड़ मार देती थी अगर काम नहीं करके आता था, तो मैंने मम्मी की मदद ली। उन्होंने लिखवाया, पहला शब्द बचपन में 5 साल का था, लिखवाया था भारत एक गरीब देश है। आज भारत गरीब देश नहीं है, पर अभी भी रहने वाले बहुत गरीब हैं यहाँ पर ऐसे। तो वो हमें चिंता प्रोफेसर जोशी उन गरीब लोगों की है। ऐसा नहीं है कि आप बात गलत कह रही हैं, आप बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि नैरेटिव नहीं बनाया जाना चाहिए। वाकई में पैनिक फैलता है, पर हमने बहुत छोटे छोटे वर्ग पे लोगों को हमने सर्वे किया, हमने उनसे बात करी और इस महंगाई को हमने कन्वर्ट किया। आपने मिस किया, हमने कन्वर्ट किया। तो मुझे लगता है कि और सरकार ने अच्छा साथ में ये भी तो कहा हमारी वित्त मंत्री महोदया ने कि भारत के, अभी किसी सेमिनार में कल बोल रही थी कि हमारी वित्तीय हालत अच्छी है, हमारी जो फिस्कल पोजीशन है वो अच्छी है, इतनी बुरी नहीं है। तो मुझे लग रहा है सरकार कुशन देने की पोजीशन में है। आम आदमी 7.5 रुपए की पेट्रोल डीजल की मार हाँ, आप अब वहां जा चुके हैं जहां के बारे में आप कह रहे थे ना, किसी सुरंग उरंग से गुजर रहे होंगे। प्रोफेसर जोशी, आप अपनी बात को बोले। तो मैं बहुत लाइटर नोट पर शरद जी को ये कहना चाहती थी कि मेरी तरह यदि सोलर एनर्जी का उपयोग किया होता और दिन में सोलर एनर्जी बनाई होती तो लाइट के जाने का टेंशन नहीं होता। अच्छा, ये मैं बहुत लाइटर नोट पे कह रही हूँ। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कुशनिंग क्षमता जो है हमारी सरकार की वो होगी। और इस वक्त मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए विशेषकर आपके मुंह में हल्दीराम, आपके मुंह में बीकानेर, आप पहली कम से कम आप कह रही है कि सरकार करेंगे तो बहुत अच्छी बात है प्रोफेसर जोशी, पर कब करेगी सरकार? डॉक्टर तिवारी का सवाल ये था कि कब करेगी, क्या हमारी आवाज कोई सुन रहा है? आपकी आवाज सब सुन रहे हैं, लेकिन आप उस अंधेरी जगह चले गए थे जिसके बारे में थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे। स्टूडियो से वॉल्यूम बढ़वाइए कि वहां तक आवाज जाए, वहां उन कॉरिडोर्स तक आवाज जाएगी सर, जाएगी, जरूर जाएगी, निश्चिंत रहिए। हमें उस वर्ग की चिंता है प्रोफेसर जोशी की बात। प्रवीण जी, अब ये पूरा नोक झोंक में जो है वो तिवारी सचमुच में अभी जरूरत है। नहीं, आप ठीक कह रही थी। देखिए, एक मेजर पॉइंट जो डॉक्टर कोहली ने उठाया वो मुझे भी लगता है कि हम जब देश की बात करते हैं ना, तो हम जैसे गाड़ी, विदेश यात्रा, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, मैं चर्चा में शुरू से कह रहा हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसकी चिंता यहाँ होनी चाहिए, जिसे अभी रोटी दाल और मैं ठीक से जी लूंगा की चिंता हो रही है। बिल्कुल। और प्रवीण जी, हाँ, मैं ये बिंदु जोड़ना चाह रही थी क्योंकि शरद जी ने जो निबंध का उदाहरण दिया ना, वो एक और उदाहरण में देना चाहती हूँ। अपने यहाँ होता क्या है कि कुछ भी स्थिति हो, जैसे ही ऐसी स्थिति बनती है जिसमें सरकार का विरोध करना हो या सरकार को घेरना हो, तो काऊ कथा शुरू हो जाती है। तो मैं भी जब बच्ची थी ना, तो किसी ने मुझे, मेरे सीनियर ने बहुत बढ़िया तरीका बताया था कि वो 5वीं का जो गाय पर निबंध होता है ना, उसको याद कर लो। अब अगर भारत पे निबंध आए तो भारत एक महान देश है, मुझे बहुत गर्व है, मैं भारत में पैदा हुई, भारत में गाय की पूजा होती, गाय हमारी माता है, और फिर आप काऊ कथा शुरू कर दी, है ना। फिर जैसे आपको आ जाए संविधान पर आ जाए, तो हमारे भारत का संविधान अब लागू हुआ था, ये वो, इसमें गौवंश के लिए ऐसा क्लॉज, और फिर गाय अपनी काऊ कथा शुरू कर दीजिए। तो मैं बस ये कह रही हूँ, मैं अपने को पैनलिस्ट से सहमत हूँ कि हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, लेकिन एक ऐसे नैरेटिव का निर्माण करने से बचें जिसमें ऐसा लगे कि भारत ने संकट उत्पन्न किया है या भारत में ही संकट चल रहा है। ये बस मैं कहना चाहती हूँ। पर भारत में संकट चल रहा है, ये तो कोई नैरेटिव नहीं है। इससे तो हम कोई इनकार ही नहीं कर सकते। ये तो हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आसपास की स्थितियां इस प्रकार की बनी और हुई दूसरी बात जो आपने कही वो ये कि इस संकट से निपटने के लिए हम वेल इक्विप्ड हैं, हम तैयार हैं। बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है। शरद जी, हम तैयार हैं। देखिए, मैं बहुत आशावादी व्यक्ति हूं, मैं निराशा में बात नहीं करता। और प्रोफेसर जोशी कह रहे हैं तैयार हैं, तो वाकई तैयार होंगे। मैं तो जोश बढ़ा रहा हूं, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए पूछ रहा हूं, मुझे भी पूरा भरोसा है। तैयारी का सबूत जो है वो 1-2 दिन में प्रोफेसर जोशी की बात को सत्य करके दिखाना होगा। जब इस 7.5 रुपए की महंगाई को यहीं रोक दिया जाए, इसको कुशन करके वापस किया जाए, कुछ परियोजनाओं को टाल दिया जाए, हमेशा के लिए नहीं टाल दिया जाए, 2-3 महीने के लिए टाल दिया जाए। पहले खून बहना रोकिए,
फिर डायबिटीज का इलाज करिए। मैं बस एक और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रोफेसर जोशी की बात भी जैसे हमारी सुनी जा रही है, इनकी भी सुनी जाएगी कि आइए और बचाइए इस समय, क्योंकि आम आदमी वाकई में अगले 2-3 महीने में बहुत मुसीबत आने वाली है। रावल सर आने वाले दिन और डिफिकल्ट होंगे। देखिए, जिस तरह से अभी हर दूसरे दिन प्राइस बढ़ रहा है, इससे तो बिल्कुल लगता है कि अभी ये दिन रुकने वाले नहीं है, जिस तरह से हालात चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं प्रोफेसर जोशी की बात से सहमत हूं कि कुशन्स हैं, लेकिन वो कब इस्तेमाल किए जाएंगे, और मुझे लगता है अब सही समय आ गया है, कुशन देना चाहिए अभी, और आगे और जो प्राइसिंग इंक्रीज नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है, और मुझे लगता है थोड़ा सा अब जो है एक्साइज कट और जीएसटी वैट कट जो है करके, और अब रिलीफ देने की बारी है। सरकार बिल्कुल अच्छी हालत में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब जरूरत है कि अब उसको थोड़ा रोका जाए। जी रावल सर, आप क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा हूं, क्योंकि प्रोफेसर जोशी क्विक रिस्पॉन्स चाहूंगा आपका। सरकार सक्षम है, हम अभी इक्विप्ड हैं, हम तैयार हैं, हम क्या महंगाई बढ़ने से अभी रोक पाएंगे, या आपको लगता है कि, और ये देखिए सब अर्थशास्त्र के जानकार हैं, मैं तो गवार हूँ इस मामले में, लेकिन इन लोगों को तो पता है, ये अगर सजेशन दे रहे हैं तो सचमुच ऐसा होगा। मैं तो ऐसा मानता हूँ, डॉक्टर कोहली कह रहे हैं, रावल जी कह रहे हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ रुकेगी महंगाई? मैं अपने इतने विद्वान को पैनलिस्ट के साथ बैठी हूँ कि मैं नोट्स लेती चल रही हूँ, विनोद जी जो कह रहे हैं और शरद जी जो कह रहे हैं। मुझे ऐसा विश्वास है कि सरकार की अभी स्थिति अच्छी है, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो इसका प्रयोग अब इस प्रकार से किया जाना चाहिए ताकि जो हमारे गरीब या जो लोअर मिडिल क्लास इनकम वाले लोग हैं, उनको अब और महंगाई की मार न झेलनी पड़े। बिल्कुल इस बात पर तो मैं अपने को पैनलिस्ट से सहमत हूँ, लेकिन ये एक नैरेटिव ना बनाए कि हम ही संकट में। नहीं, ये तो खैर शुरुआत से सभी ने कहा था, ये आया भी नहीं यहाँ पर, ये आया था जरूर कि हमको थोड़ा सा और, आप थोड़ा लेट थे इसलिए हाँ ये सारी बातें आ चुकी है। मतलब मैंने आपको मिस किया, मैंने पहले ही बोला आपको थोड़ा जल्दी जुड़ना चाहिए था, लेकिन ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर कोहली अब आराम से पहुंचिए, आप अंधेरे में जाएंगे जैसे भी जाएंगे, लेकिन आराम से घर पहुंचेंगे। पेट्रोल है, आपने पहले ही पेट्रोल डीजल वाली शुभकामनाएं दे दी थी। मेरा चेहरा आधा रह गया है, आधा पेट्रोल डीजल में चला गया। कोई बात नहीं सर, चमक रहा है आपका चेहरा चमक रहा है, चमक रहा है, योर फेस इज शाइनिंग। ठीक है सर, गुड नाइट, आप टेक केयर। और अंशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विनोद सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पवन जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बात इंडिया की में आज बात जहां पर आकर रुकी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, पेट्रोल, ये तो ठीक है, ये एक वर्ग है इसका भी, लेकिन वो भी वर्ग है जिसे अपनी रोटी की, अपने राशन की चिंता है, उसका विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, मुझे जो अभी इतने बड़े बड़े जानकार पैनल पर मौजूद थे उनसे समझ कि भारत के पास एक कुशनिंग है, एक ताकत है कि हम इस महंगाई को और बुरे स्तर पर जाने से रोक सकते हैं कुछ कामों को रोककर, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था। खैर, आपके सुझावों का इंतजार हमारे सोशल मीडिया पर हमेशा रहता है। बात इंडिया की में आज ही, कल मुलाकात करते हैं। नमस्कार।